All right, everyone. So let us now get to the next chapter, next area जो हमें थोड़ा सा करना है. अगर ये कर लिया तो ठीक है, थोड़ा सा एक और मार्क बढ़ जाएगा क्योंकि इस एरिया से ये 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे क्योंकि इस एरिया से क्वेश्चन आएगा. तो 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर राइट करोगे और 0.66 मार्क्स बच जाएंगे क्योंकि रॉन्ग नहीं करोगे. ठीक है, तो वैसे तो फिर 2.66 मार्क्स का फ़ायदा है ये एरिया करने का. तो हाइड्रोस्फीयर क्या, हाइड्रो मतलब क्या यार, वाटर स्फीयर मतलब क्या, एरिया तो पानी वाला एरिया. तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मतलब देख लेंगे ओशन करंट्स वगैरह, मेनली तो ओशन करंट्स ही देखना है और थोड़ा सैलिनिटी वगैरह देख लेंगे. और क्या ओशंस जो है ओशंस और सी में फ़र्क भी रख गया है, क्या करना है अपने को बकवास है. 4 ओशन है दुनिया में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक. इसमें से 3 ओशन मिला के नीचे से ना साउथ पोल की तरफ एक और वाटर बॉडी बन जाता है एंड दैट वाटर बॉडी इज सदर्न ओशन. सदर्न ओशन बनता है पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के कंबाइन होने से. वाह क्या बात कही थी. आगे बढ़ते हैं. कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगर हम लोग ओशन का लेयर्स वगैरह देखें ना तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है भाई साहब? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो एरिया जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो एरिया, क्या बोल सकते हो. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो एरिया होता है, मतलब हम लोग यार आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम सॉरी फॉर दैट. वो एरिया होता है जो एक्चुअली कॉन्टिनेंट का पार्ट है. ओशन का पार्ट वो इसलिए बना क्योंकि आइस एज जब खत्म हुआ, व्हेन आइस एज एंडेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आइस मेल्ट हुआ और वो वाटर बन गया. ठीक है, क्योंकि आइस मेल्ट हुआ और वो वाटर बन गया. ठीक है, तो वाटर एक्सपांडेड ऑन बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम आइस टू वाटर ना, तो वाटर एक्सपांडेड. तो कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो पानी के अंदर चला गया, तो दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो लेंथ है दैट वेरीज. कहीं पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़े होते हैं, जैसे इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़े हैं ये. एंड कहीं पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटे होते हैं. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ पे छोटे होते हैं ना, वहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं क्योंकि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटे होते हैं वहाँ पे शिप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टिनेंट के नज़दीक आ सकती है. ठीक है, लैंड के नज़दीक आ सकती है. दैट इज़ द रीज़न. ऑलराइट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो एक और चीज़ के लिए फेमस है एंड दैट इज़ फिशिंग. फिशिंग के लिए क्यों फेमस है? फिशिंग के लिए इसलिए फेमस है ना क्योंकि ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ज़्यादा डीप नहीं रहता है, तो लाइट कैन रीच द ग्राउंड एंड वहाँ से फोटोसिंथेसिस हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लांट्स वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं. प्लांट जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं वहाँ फिशेस आती है और फिर फिशेस को पकड़ना ईजी हो जाता है. ऑलराइट, और क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में मुझे लग रहा है इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स भी है, तो दे आर ग्रैंड बैंक ऑफ न्यूफाउंडलैंड, ये नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा है. ठीक है, सुंदा शेल्फ ये तो हमने इंडोनेशिया में देखा है. वो सारे एरियाज वहाँ पे माइनिंग्स भी होती है. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नॉर्मली कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है जिस कंट्री के कोस्ट के एडजॉइनिंग है, तो उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में द मिनरल्स दैट आर फाउंड दैट बिलोंग टू दैट कंट्री. ऑलराइट, आगे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ मोस्टली. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दैट. देन वी हैव कॉन्टिनेंटल स्लोप. कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी, हाँ ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो गया, अब एक नीचे की तरफ जो है एक स्लोप बनेगा. एंड दैट दिस पर्टिकुलर स्लोप इज इट शोज द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और एक तरह से यहाँ से एक्चुअल समुंदर शुरू होता है, मतलब जो आइस एज में था यहाँ से एक्चुअल समुंदर शुरू होता है. तो कॉन्टिनेंटल स्लोप के आगे आता है. ठीक है, बाद में कुछ एरियाज है तो उसमें एक कॉन्टिनेंटल राइज आएगा. कॉन्टिनेंटल राइज इज नथिंग बट, ठीक है, अब वो स्लोप आ गया, उसके बाद एक छोटा सा एक अपव्हील आएगा. देन देयर इज अबिसियल प्लेन्स. अबिसियल प्लेन्स इज नथिंग बट जो बाकी का एरिया है ना, दैट इज अबिसियल प्लेन्स. अबिसियल प्लेन्स आर नॉट प्लेन्स, उसमें अलग अलग फीचर्स रहते हैं, माउंटेन्स रहते हैं, ट्रेंचेस रहते हैं. ठीक है, ओशन डीप्स रहते हैं. तो अबिसियल प्लेन्स इज नॉट समथिंग जो पूरी तरह से एक सपाट लैंड है इनसाइड द ओशन, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अबिसियल प्लेन्स जो है उसमें जो माउंटेन्स रहते हैं, समटाइम्स दे आर बिगर देन द माउंटेन्स दैट आर फाउंड ऑन द लैंड. ठीक है, समटाइम्स दे आर बिगर देन द माउंटेन्स दैट आर फाउंड ऑन द लैंड. तो वो एक चीज़ है. सैलिनिटी की बात करते हैं, ओशंस की सैलिनिटी की बात करते हैं. तो इफ़ वी लुक इनटू सैलिनिटी, तो सैलिनिटी मतलब वो ठीक है, हमें पता है सीज और ओशन की वो एक नेचुरल फीचर है.
सीज और ओशंस की भी है और लेक्स का भी, कुछ लेक्स का भी फीचर है सैलिनिटी। तो देयर आर सॉल्ट वाटर लेक्स ऑल्सो, देयर आर सॉल्ट वाटर लेक्स ऑल्सो। ठीक है, एक मिनट पानी पीजिए। आई होप दिस लेक्चर्स विल हेल्प यू, नहीं तो फिर इनको करने का कोई फ़ायदा नहीं। ओके, ओके। सैलिनिटी जो रहता है ओशंस का, सीज का, लेक्स का, इट इज़ मेजर्ड नॉट इन परसेंट बट पर 1000। तो 1000 पानी के ग्राम में कितना ग्राम सॉल्ट है, ठीक है, दैट इज़ मेजर्ड। एवरेज है 35 ग्राम्स, 35 ग्राम, 35 पर 1000, यानी 1000 अगर वाटर ग्राम्स है, 1000 ग्राम का अगर पानी है तो देन 35 ग्राम इन दैट 1000 ग्राम ऑफ वाटर विल बी सॉल्ट, दैट्स इट, इतना सिंपल है। सैलिनिटी जो है इट वेरीज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है, इट वेरीज बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात यह है कि सैलिनिटी जो है वो जब हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे सैलिनिटी विल डिक्रीज नॉर्मली सैलिनिटी विल, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो बट नॉर्मली इट विल डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अदर थिंग इज दैट जैसे हम लोग सी सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे वैसे हम लोग देखेंगे कि सैलिनिटी डिक्रीज है। सी सरफेस के नीचे की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी विल डिक्रीज बिकॉज सी सरफेस जो है वहाँ पे सनलाइट पहुँचता है, इवेपरेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेपरेशन पानी का कंटेंट सरफेस पे से कम हो रहा है और सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, तो सैलिनिटी विल इंक्रीज। अदर फीचर्स, अदर रीजन्स जो है सैलिनिटी को वेरी करने वाले, उसमें से एक तो है कि हाँ ठीक है वहाँ पे इवेपरेशन कितना होता है। तो इफ़ देर इट इज़ अ हॉट एरिया, अगर गरम एरिया है, डेजर्ट के आजू बाजू वाला एरिया, तो ऑब्वियसली सैलिनिटी विल बी गुड। सेकेंड इज़ कि द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, अगर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर हमें उस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर अगर उस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है तो देन सैलिनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी विल बी लेस, ठीक है। अगर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर उस एरिया में नहीं है तो ऑब्वियसली सैलिनिटी ऑफ दैट प्लेस विल बी मोर। दूसरा चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड, बारिश भी है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर में बारिश भी है, तो अगर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे बहुत बारिश गिरता है तो सैलिनिटी इन दैट प्लेस विल बी, सैलिनिटी ऑफ वाटर इन दैट प्लेस विल बी लेस। आगे क्या बोल सकते हैं? ओके, सैलिनिटी ऑफ दैट प्लेस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन, अगर हम लोग देखें तो किस तरह से वाटर भी सर्कुलेट होता है, तो वाटर सर्कुलेशन पे भी डिपेंडेंट है सैलिनिटी। अगर वाटर जो है फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी रेड सी, तो रेड सी इतना ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड नहीं। इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ रेड सी, सिर्फ एक छोटा सा वो स्ट्रेट से अरेबियन सी से लोकेटेड है, तो रेड सी इज़ समथिंग जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगा। द रीज़न फॉर दैट इज़ वो क्योंकि वो लोकेटेड नहीं है ना, वो उसका पानी इंटरमिंगल नहीं हो पाता है विद द रेस्ट ऑफ द सीज एंड ओशंस, ठीक है। दैट इज़ वाई वहाँ की सैलिनिटी हमें ज़्यादा दिखेगी। ऑलराइट, टेम्परेचर अगर हम लोग ओशंस का देखें तो इसलिए इसके लिए ना 3 पार्ट्स में ओशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज एपिलिनियन लेयर जो है वो 500 मीटर्स थिक है, एंड मतलब सरफेस से 500
मीटर्स तक दिखाई देता है, सरफेस ऑफ द वाटर से 500 मीटर्स तक नीचे की तरफ। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर layer is 20 it is between 20 and 25 degrees Celsius. It is between 20 and 25 degrees Celsius. Then there is thermocline layer जो है वहाँ पे थर्मोक्लाइन लेयर जो है 500 मीटर्स के नीचे हमें दिखता है, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत रैपिडली गिरता है जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है। और लास्ट है हाइपोनियन लेयर, यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है और ये जाता है ओशन के फ्लोर तक। ठीक है, बकवास कुछ नहीं होगा इसमें, अगर आया तो याद रखना। सबसे ऊपर एपिलिनियन लेयर, उसके बाद में थर्मोक्लाइन लेयर और उसके बाद में हाइपोनियन लेयर। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं लगा। और एक मतलब हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन लेयर्स को कंसिडर करें तो वन इज फोटिक जोन मतलब ये वो जोन है जहाँ पे लाइट पहुँचता है। दिस इज फोटिक जोन जो है इट इज़ टिल 200 मीटर्स, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, दैट इज़ व्हाट फोटिक जोन शायद होगा। उसके नीचे जो है फोटिक जोन, तो वो 200 मीटर से शुरू होता है। ठीक है, और सनलाइट वहाँ पे पहुँचता नहीं, 200 मीटर्स के बियॉन्ड सनलाइट पहुँचता नहीं। तो 200 मीटर्स का इट इज़ फोटिक जोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यू फोटिक जोन, और सेकेंड इज ए फोटिक जोन। ठीक है, वो सेकेंड इज जो दूसरा है जहाँ पे ओशन, जहाँ पे सनलाइट नहीं घुसता, दैट इज ए फोटिक जोन। ठीक है, ओके, ओशन करंट्स कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स का मैं नाम लेता हूँ। ठीक है, मैं कोल्ड है या वार्म है वो बोलूँगा, एंड मैं साथ में ये बोल दूँगा कि यार ये कौन से ओशंस में। तो फर्स्ट इज क्यूरोशियो करंट्स, ये वार्म करंट है ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। एंड सेकेंड इज ओशियो करंट, ये क्यूरोशियो करंट वार्म करंट है, मैंने कोल्ड बोला था, जो भी बोला रहेगा। क्यूरोशियो करंट वार्म करंट है, इट इज़ इन पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ सीन ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। अगर आपको लोग याद होगा तो उसके ऑपोजिट है ओयाशियो करंट, दोनों ऐसे आते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले इनका करंट्स का नाम देखते हैं, बाद में ओशन करंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कोल्ड करंट एंड इट इज़ ओयाशियो करंट, इट इज़ अ कोल्ड करंट, इट इज़ सीन इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद में पैसिफिक में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है ऑक्सफोर्ड करंट याद रखना, ज़रूरी नहीं है, आप लोग याद कर ही लोगे। ठीक है, ये कोल्ड करंट है, रशिया के कोस्ट के बाजू से मिलता है। ठीक है, देन वी हैव पेरुवियन है हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट है, कहाँ से चलता है, चिली पेरू के यहाँ से चलता है। ठीक है, जिसके वजह से एल नीनो इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर अटलांटिक ओशन के करंट्स देख लेते हैं। फ्लोरिडा करंट है, वार्म करंट्स देख लेते हैं 3 फटाफट। फ्लोरिडा करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड देन वी हैव गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड देन वी हैव गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, उसके आगे अगर हम लोग देखें तो वी हैव लैब्राडोर करंट इज कोल्ड करंट। आजकल थकता जाता है, पता नहीं कैनरीज करंट है, दैट दे आर कोल्ड करंट। कैनरीज करंट कोल्ड करंट है, फ्रैंकलिन करंट कोल्ड करंट है, और बेंगुला करंट तो अपने को पता है, नाम भी दिया अभी बात। इंडियन ओशन में 3 करंट्स चलते हैं, इनका 3 करंट्स का नाम याद रखना। मोज़म्बिक्यू करंट, इट इज़ अ वार्म करंट, एंड ओगुलास करंट, इट इज़ ऑल्सो अ वार्म करंट। मोज़म्बिक्यू करंट एंड ओगुलास करंट। एक कोल्ड करंट जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है इंडियन ओशन में, दैट इज़ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, दैट इज़ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओशन करंट्स जो है, ओशन करंट्स क्या है, ओशन करंट्स है बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स जो कोस्ट से चलते हैं, आइदर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स और फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। अलग अलग रीजन्स की वजह से कोल्ड करंट्स चलते हैं, और ये बहुत स्विफ्टली चलते हैं, रिमेंबर दैट, तो वो बहुत स्विफ्टली चलते हैं। और कोल्ड करंट्स या वार्म करंट्स में इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है तो इट इज़ अ वार्म करंट, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो इट इज़ अ कोल्ड करंट। अलग अलग रीजन्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या क्या रीज़न है। तो देखो, सबसे पहला रीज़न तो है, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जब रोटेट होता है तो ऑब्वियसली पानी जो है पीछे की तरफ चलने लगता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अर्थ ऐसे घूमता है, पानी ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है और वहाँ से ओशन करंट्स की शुरुआत होती है। वो जाके टकराते हैं कॉन्टिनेंट से, और कॉन्टिनेंट से फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डिपेंडिंग ऑन नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, वार्म करंट्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने लायक है। पहली चीज़ जो देखने लायक है वो ये है, पहली चीज़ जो यहाँ पे देखने लायक है वो ये है कि कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में नॉर्मली यू विल फाइंड वार्म करंट्स। ठीक है, नॉर्मली कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में यू विल फाइंड वार्म करंट्स, जरूरी नहीं 100% नहीं है, लेकिन नॉर्मली यू विल फाइंड वार्म करंट्स। ठीक है, और कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे नॉर्मली यू विल फाइंड कोल्ड करंट्स। ठीक है, नॉर्मली, हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा आया कि ऑलवेज, तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या मार्क करना होगा। सेकेंड चीज़ जिसकी वजह से करंट चलते हैं, दे आर हीट, मतलब वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर टू द प्लेस ऑफ लो टेम्परेचर। तो इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ जाने के लिए वो झलझला उठेंगे। ठीक है, उनको जाना ही है। थर्ड थिंग that causes the movement of water, is difference in salinity. So salinity difference also pushes the water to move. Then there is also wind also pushes the water to move in a certain direction. उसके आगे कौन सा और ये होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ हो गया, विंड हो गया, हीट हो गया, सैलिनिटी हो गया। ठीक है, इतना तो काफ़ी है। ठीक है, इतना काफ़ी है। हाँ, ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कोस्ट। तो जिस तरह से कोस्ट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ओशन करंट सिर्फ और सिर्फ कोस्ट को पकड़ के चलते हैं, कभी कभी थोड़ा गैप रहेगा ना, तो दे पुश सम, मतलब ऐसा जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा गैप है ना, ठीक है, फिर भी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पहुंच जाता है नॉर्थ अमेरिका, तो उतना गैप चलता है, और वैसे भी विंड्स उसको पुश करके लेके जाते हैं। अदरवाइज इट इज़ द कोस्ट जो सपोर्ट करेगा करंट्स के चलने को। ठीक है, इट इज़ द कोस्ट जो सपोर्ट करेगा करंट्स के चलने को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे वार्म, ठीक है, ऐसे एरियाज है जहाँ पे ओशन करंट्स हमें दिखते नहीं है, तो उसमें से सबसे फेमस है सारगासो वो एरिया है जहाँ पे ओशन करंट चलते नहीं है, क्योंकि वो अटलांटिक ओशन के कहीं पे बीच में लोकेटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स से नज़दीक है, अटलांटिक ओशन से बीच में लोकेटेड है। सारगासो सी इज ऑल्सो कॉल्ड सी विदाउट कोस्ट। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन है और किसी ने नहीं किया ना, मैं ठीक से तो बहुत मारूंगा, कूट दूंगा मैं उस इंसान को। ठीक है, याद रखिए। ओके, आगे जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वार्म और कोल्ड करंट्स मिलने से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, टेम्परेचर मॉडरेट होने से वहाँ पे जो प्लैंकटॉन्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, और क्योंकि प्लैंकटॉन्स की ग्रोथ होती है वहाँ पे फिशेस आते हैं। एक और चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है, एंड दैट इज़ वहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्लाउडी रहता है हर चीज़। ठीक है, एवरीथिंग इज़ क्लाउडी अराउंड दोज प्लेसेस जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स एक साथ आते हैं। ठीक है, विल स्टॉप ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आप लोग आज सुन पाएंगे। एंड व्हाट विल डू इज विल कंटिन्यू, हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। अदरवाइज व्हाट वी विल डू इज़ एक ब्रेक लेता हूँ मैं 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद आई विल स्टार्ट विद 10-10 मिनट्स के बाद आई विल स्टार्ट विद ये वाला क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम करते हैं। ओके, चलो बाय।